जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ये 23-24 के हिसाब से लास्ट चैप्टर है और जो बैक एक्सरसाइज में भी चेंजेस की हैं एनसीईआरटी में, हमने उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड। तो हमने ये बताना है कि ऐसा कोई मेथड जिसमें यील्ड बढ़ जाए, मतलब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो जो इसमें मोस्ट ज़्यादा डिस्कस किया गया है वो है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन हम डिस्कस करेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप एक बार एक फसल लगाएं, दूसरी बार कोई और फसल लगा लें, जब उसकी बारी आए, जब तीसरी बार आए तो कोई और फसल लगाएं, चौथी बार कोई और लगाएं, मतलब सेम टाइम पीरियड में आप फसल को रोटेट करते रहें, तो उसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। चलिए, क्रॉप रोटेशन इज द वन ऑफ द मेथड विच इंश्योर क्रॉप प्रोडक्शन हाई यील्ड। तो फर्स्ट इज इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर वेराइटीज ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन सिक्वेंशियल सीजन। तो सीजन में भी आपको क्रॉप को रोटेट करना है। अगर मान लीजिए एक साल में 2 क्रॉप्स लगती हैं, तो अगले साल में आपने वो क्रॉप नहीं लगानी, आपने चेंज करके क्रॉप्स लगानी है। क्रॉप यूटिलाइजेज सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द सॉइल। आप एक ही क्रॉप उगाएंगे तो वो एक ही पर्टिकुलर तरह का न्यूट्रिएंट वहां से ले लेगा। देन इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन सब्सिक्वेंट सीजन, दोज न्यूट्रिएंट विल गेट डिप्लीटेड इन द सॉइल। तो क्या होगा, तो वो वाला न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा आपकी क्रॉप में। Therefore the crop having a different nutrient requirement to be rotated। तो आप अगर रोटेट करोगे तो वो वाला न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेग्यूम्स है विच नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स सप्लाई द सॉइल विद द नाइट्रोजन। नॉर्मली जो दालों वाली सब्जियां रहती, दालों वाली प्लांट्स रहते हैं, उनमें नाइट्रोजन काफी ज्यादा होती है, तो वो नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में बढ़ा देते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो नाइट्रोजन यूज करती है, तो आपकी सॉइल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो ये क्रॉप रोटेशन का फायदा है। द मेथड रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर आपको कम यूज करने पड़ेंगे, आपको फर्टिलाइजर का लोड कम हो जाएगा, वैसे भी सॉइल की प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 2, व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड। व्हाई आर द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन फील्ड। तो मैन्योर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हम बनाते हैं, हम उनको मैन्योर्स बोलते हैं। तो जो हम केमिकली बनाते हैं फैक्ट्रीज में, हम उनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट को पूरा करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड टू एनरिच द सॉइल विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में हो गई है, हम उसको पूरा करते हैं, या जो भी किसी फसल की स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी न्यूट्रिएंट की, तो उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर उस स्पेसिफिक टाइप का डाल देते हैं। तो पहले मैन्योर देखते हैं। मैन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर्स। फर्टिलाइजर्स नॉर्मली इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, लेकिन मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बनाया जाता है, प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू से बनाया जाता है इसको। तो दिस इंप्रूव द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। स्ट्रक्चर और एसिडिटी और एल्कलिनिटी स्टोर को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, फर्टिलाइजर इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं और काफी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। दे आर गुड इन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसको नॉर्मली एनपीके बोला जाता है। अगर आप कभी फर्टिलाइजर का पैक देखें तो उस पे एनपीके की रेशियो लिखी जाती है। तो इसका मतलब एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस और के का मतलब पोटेशियम है। केमिकल सिंबल से चलते हैं। And to get the optimum yield, it is instructed to use a balanced combination of manure and fertilizer in the soil. Normally जो भी एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको पूरी डिटेल बना के देते हैं इसकी। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हमने डिस्कस कर लिया। जब आप सीजन बाय सीजन चेंज करते हैं तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब आप बीच बीच में ही क्रॉप लगा देते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन बोथ प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्यों बढ़ जाती है यील्ड? क्योंकि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम चीज आप दोबारा उगाते हैं तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिजीज टू बी स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड। अगर डिफरेंट तरह की क्रॉप लगी होती है तो उससे पेस्ट ट्रेवल नहीं कर पाते, क्योंकि एक पेस्ट एक के लिए एक प्लांट के ऊपर जीवित रहता है, दूसरे के ऊपर नहीं रहता, तो दूसरे प्लांट के ऊपर वो अटैक नहीं कर पाता। इट ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। वेयर द क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन या न्यूट्रिएंट डिप्लीशन बोल सकते हैं। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। बोथ ऑफ दिस मेथड रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स।
दोनों में क्योंकि प्लांट अलग अलग हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, तो अलग अलग डिमांड्स होने के कारण स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग वीड्स, वो हमने पहले डिस्कस किया कि एक वीड जो है एक जगह के लिए यूज होगा तो दूसरी क्रॉप पे अटैक नहीं कर पाता, एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पैथोजन एंड पेस्ट इन द क्रॉप, ये भी कम हो जाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए मोस्टली एनिमल्स में कम यूज की जाती है, ह्यूमन में तो बहुत कम जेनेटिक मैनिपुलेशन यूज किया जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं उनको एडिट करके जो जीन जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हम उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको जेनेटिक एडिटिंग बोलते हैं। काफी स्पेशलाइज्ड काम है। क्रिस्पर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर और प्रोसेस होती है जिससे ये किया जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। Genetic manipulation is the process where the gene of a particular character is introduced inside the chromosome of the cell. कई बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, कई बार निकाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई चीज, कोई डिजीज का जीन है तो उस जीन को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। When a gene of a particular character is introduced in the plant, the transgenic plant is produced। तो ट्रांसजेनिक प्लांट है। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो किन्नू आती है आजकल हमारे यहाँ, वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कि संतरे और शायद लेमन या लेमन के क्रॉस ब्रीडिंग से बना है, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया है उसमें। चलिए, दीज जेनेटिक प्लांट एग्जिबिट कैरेक्टर गवर्न्ड बाय द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन। तो जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है, मान लीजिए आप किसी पेस्ट कंट्रोल के लिए जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो पेस्ट उस पर अटैक नहीं करेगा। अगर आप अपनी ईल्ड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो आपकी ईल्ड बढ़ जाएगी, लेकिन आपका वो खराब नहीं होगा, मतलब आपकी फसल खराब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम देयर इज अ वाइल्ड प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल फ्रूट्स। इफ द जीन ऑफ अ पॉसिबल लार्ज फ्रूट साइज इज produced, these plants become transgenic and start producing larger fruits। तो उसका फ्रूट बड़ा हो जाएगा। Similarly, gene for higher yield, disease resistance etc. can be introduced in a desired plant। तो आप अपनी जीन की समझ के हिसाब से आप इस जीन को एडिट कर सकते हैं। Therefore, the gene manipulation helps in improving crop variety, resistance के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज होता है, तो यील्ड भी बढ़ा देता है ये। क्वेश्चन 5, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉस अकर। तो स्टोरेज ग्रेन लॉस कैसे अकर होता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज आर, तो या तो बायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक मतलब जो जीवित हैं, जिनमें जान है, तो जैसे इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब फसल को खराब कर देते हैं या खा जाते हैं। एबायोटिक में है जैसे मॉइस्चर और टेम्परेचर। मान लीजिए आप कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए मिल्क की एग्जांपल लेते हैं। मिल्क नॉर्मली ठंडी जगह पे स्टोर किया जाता है, अगर आप उसको गर्मी में रखेंगे तो मिल्क खराब हो जाएगा, तो ये एबायोटिक है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वो खराब हो रहा है, तो वो एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा। चलिए, these factor cause degradation in quality, loss of weight, poor germinability, decoloration of produce and all leading to a poor marketability। तो जो उसका बेसिक करेक्टर है उसको ये कंप्रोमाइज कर देते हैं। This factor can be controlled by proper treatment and systematic management of the warehouse। तो यह अगर हम सही से उसको स्टोर करें तो इन सब फैक्टर्स को ओवरकम किया जा सकता है। क्वेश्चन 6, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट द फार्मर। तो एनिमल हस्बेंड्री कैसे फार्मर को बेनिफिट करेगी। तो कैटल फार्मिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। तो यूजिंग दिस मेथड बेटर ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस। तो आप अपने एरिया के हिसाब से बेटर ब्रीड का एनिमल जो है वो रख सकते हैं। सच ड्राउट एनिमल्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर फीड फॉर द लेबर वर्क सच एज कार्टिंग, इरिगेशन एंड टिलिंग। तो आप इनको बाकी अपने लेबर के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, गुड क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपकी कैटल की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप अच्छी लार्जर अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रॉट लेबर एनिमल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। और न्यू वेराइटी दैट इज रेजिस्टेंस टू द डिजीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू वेराइटीज विद द डिजायर्ड ट्रेड्स। आजकल ये काम जो है जो स्पेशलाइज्ड जो पर्सन्स हैं वही करते हैं। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन व्हाट इज द कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। इन तीनों में हमें कॉमन बताना है। द कॉमन फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग इज द प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक दैट आर टू बी फॉलोड। तो इन तीनों के लिए जो मैनेजमेंट टेक्निक है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म्स इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो आप
पूरी तरह से क्लीन रखिए अपने फार्म को ताकि डिजीज ना आ पाए। थर्ड इज एबायोटिक में हम देखेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द डिजीज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल। तो नंबर ऑफ एनिमल बढ़ाने के लिए हमें डिजीज का प्रिवेंशन और टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 9, हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो हमें इन तीनों में डिफरेंस बताना है, एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। Capture fishing is one of the most common form of fishing. It is a type of fishing where fish are being obtained from a natural resources like river, lakes और seas. तो अब अगर नॉर्मली आप किसी भी रिवर, लेक और सीज में से आप फिश को पकड़ते हैं तो उसको कैप्चर फिशिंग मतलब बोलते हैं, मतलब आपने फिश को कैप्चर कर लिया है। तो मैरीकल्चर में इज द कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक एंड मरीन लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड इन ओशियंस, पॉन्ड्स एंड रेसवेज दैट आर फिल्ड विद सी वाटर। अगर आप सी वाटर में कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप उसको मैरीकल्चर बोलते हो। और एक्वाकल्चर रेफर्स टू ब्रीडिंग, जब आप ब्रीड करते हो, अपनी तरफ से कोई किस्म लाके डालते हो, उनको रियर करते हो, पालते हो, फिर उनको हार्वेस्ट करते हो, मतलब कैच करते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर इन्वायरमेंट, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स में, तब उसको एक्वाकल्चर बोला जाता है। बल्कि आपने एक नया अपना एक्वाकल्चर डेवलप किया है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के हमने 9 के 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश किया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।